अगर आपके पास कोई अनजान कॉल आए और किसी केस में वारंट जारी होने या गिरफ्तारी का डर दिखाकर आपसे कोई जमानत के नाम पर पैसों की डिमांड करे, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है आप साइबर अपराधियों के रडार पर हो। हाल ही में पंजाब के प्रतिष्ठित बिजनेसमैन और वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन एसपी ओसवाल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। साइबर अपराधियों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर उन्हें धमकाया और फर्जी गिरफ्तारी वारंट दिखाकर 7 करोड़ रुपए की लूट कर ली। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले पार्सल में ड्रग्स मिलने, कुरियर फ्रॉड, फेडेक्स फ्रॉड, इस तरह के फ्रॉड और इसके पीछे वारंट जारी होने के नाम पर कुछ लोगों को कई बार लूटा भी जा चुका है। आज इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। अगर आपके पास भी इस तरह की कॉल आई तो समझना कैसे है। अगर आपको कोई धमकाकर जमानत के केस में रफा दफा करने के लिए पैसों की डिमांड करता है तो आपको क्या करना चाहिए और कैसे सतर्क रहना है। खास मेहमान आज हमारे साथ होंगे, वो बताएंगे डिटेल में। पहले ये रिपोर्ट। आज की डिजिटल दुनिया में जहां एक क्लिक से करोड़ों का व्यापार होता है, वहीं कुछ अपराधी भी तकनीक का दुरुपयोग करके लोगों की मेहनत की कमाई छीनने का काला कारोबार चला रहे हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित बिजनेसमैन और वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन एसपी ओसवाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। साइबर अपराधियों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर उन्हें धमकाया और फर्जी गिरफ्तारी वारंट दिखाकर 7 करोड़ रुपए की लूट कर ली। अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। पंजाब पुलिस के मुताबिक वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन एसपी ओसवाल के पास एक अनजान नंबर से फोन आता है, जिसमें वो खुद को दिल्ली का सीबीआई अधिकारी बताता है। आरोपी कहता है कि उनके नाम पर सुप्रीम कोर्ट का गिरफ्तारी वारंट है, उनकी संपत्ति सील करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। ठग ने सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ सीबीआई, कस्टम विभाग का भी हवाला दिया। इसके बाद व्यापारी को बदमाशों पर विश्वास हो गया और धीरे धीरे बदमाशों ने व्यापारी को अपने जाल में फंसा लिया। पूरे मामले से निकलने के लिए बदमाशों ने 7 करोड़ रुपए की डिमांड की। इसके बाद एसपी ओसवाल ने अपराधियों के अलग अलग बैंक अकाउंट में 7 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। बिजनेसमैन एसपी ओसवाल की शिकायत के बाद पुलिस ने 48 घंटे के अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से 5 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि भी बरामद कर ली गई है। इन आरोपियों की पहचान अटनू चौधरी और आनंद कुमार चौधरी के नाम से हुई है। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान कर ली गई है, जिनका असम और पश्चिम बंगाल से संबंध है। ये घटना एक सप्ताह पहले हुए एक दूसरे बिजनेसमैन रजनीश आहूजा के साथ हुई ठगी की घटना से मेल खाती है, जहां उन्हें भी नकली गिरफ्तारी का वारंट दिखाकर लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई थी। इस तरीके की घटनाओं ने पुलिस से लेकर आम लोगों तक की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऐसे में इससे बचने के लिए आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आपके पास कोई अनजान कॉल आए जिसमें वो खुद को सरकारी अधिकारी बताए, तो उससे जुड़े विभाग के आधिकारिक फोन नंबर या वेबसाइट पर संपर्क करें। किसी के साथ अपने बैंकिंग या व्यक्तिगत जानकारी शेयर नहीं करें। फर्जी बैंकिंग कॉल्स और ईमेल से बचें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस या साइबर सेल को दें। ये वो अहम जानकारी है जिसके जरिए आप साइबर अपराधियों से काफी हद तक बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत माली, जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ मुक्तेश चंद साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीपी गोवा के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत जी, एक बार फिर से ये इस तरह का मामला, और इस बार बड़ा हाई प्रोफाइल, 7 करोड़ रुपए तक ट्रांसफर हो गए, डिजिटल अरेस्टिंग। थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से बताएं सर कि क्या हो सकता है इसमें अब, और अभी जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या ये माना जाए कि वो एप्ट और क्विक कार्रवाई है? 5.25 करोड़ रुपया बरामद हो चुका है। तो 7 करोड़ से 5.25 करोड़ मतलब एक अच्छी हिट मानी जाएगी पुलिस की। और ये जो पुलिस की कार्रवाई है, जितनी तुरंत हुई है उतनी बाकी मामलों में इतनी देखी नहीं गई है, लेकिन ये मामले में काफी अच्छी तरीके से पुलिस काम कर चुकी है, तो उनकी तारीफ करनी पड़ेगी इस मामले में। और ये जो मामले है
मेरे पास भी जितने मामले आ रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, और सिर्फ करोड़ों में ही इनसे पैसा लिया जा रहा है, और सिर्फ बुजुर्गों को टारगेट किया जा रहा है। ये मेरी नजर में देखने को आ रहा है। मेरे पास जितने भी केसेस हैं सारे बुजुर्ग हैं, और सारे ही एजुकेटेड है। ऐसे नहीं कि ये कोई अनपढ़ लोग हैं। इनको डराया जाता है सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा। देखो क्या होता है कि ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बिजनेसमैन या पढ़े लिखे, जिनका पहले बिजनेस रह चुका हो, जिन्होंने बेचा हो बिजनेस, ऐसे लोग, इन्हें कहीं ना कहीं एक मन में कहीं छोटी मोटी गिल्ट होती है कि मैंने इनकम टैक्स का बकाया नहीं किया है, या मुझे शायद ईडी की नोटिस आई थी, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो ये जो डर है, इस डर पे ये खेल जाते हैं। ये क्या करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। पहली बात तो जो हमें सुन रहे हैं उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि आपको कोई पुलिस कभी वीडियो कॉल नहीं करती। तो अगर कोई वीडियो कॉल जैसी चीज आती है तो ये पूरी तरह से झूठ है। आपको कोई ईमेल आता है डिप्यूटी कमिश्नर कमिश्नर के माध्यम से, तो वो झूठ है। काफी कन्विंसिंग मेल्स होते हैं ये, जिसपे स्टैंप मारा जाता है, सीबीआई लिखा जाता है, सरकार का स्टैंप होता है, काफी कन्विंसिंग होता है, लेकिन ये सब फेक फ्रॉड होता है। जब भी आप इनके झांसे में फंसते हैं, फिर आपके साथ ये सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, साइकोलॉजिकली आपको प्रेशर करते हैं, आपको एक रूम में बंद कर देते हैं। एक क्लाइंट के साथ को तो मैं उसके होटल में जाने को कहा गया, और होटल में बिठा कर 2 दिन उसके ही पैसे, उसी बैंक डिटेल्स मांगे गए, और उससे उससे पैसे लूटे गए। तो आपको आइसोलेट करना, साइकोलॉजिकली डराना, और फिर आपसे पैसे लेना, यही एक डिजिटल अरेस्ट का माध्यम है। और इसी तरह से ये फ्रॉड करते हैं, और ये फ्रॉड करने वाले सारे लोग भारतीय होते हैं। सिर्फ कई बार पैसा उसको क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके बाहर भेज देते हैं। एब्सोल्युटली, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है मनी ट्रेल को पकड़ना, क्योंकि जितनी जल्दी से ये ट्रांजैक्शंस होते हैं उतनी जल्दी जल्दी ये आगे भी बढ़ जाते हैं, और उसके बाद उनको रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे साथ मुक्तेश चंद्र, डॉक्टर मुक्तेश चंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओके, मुझे बताया गया कि उनको थोड़ा सा लेट लगेगा, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज की वजह से। आशुतोष जी के पास चलते हैं। आशुतोष जी, आप इस मामले में क्या सलाह देंगे, क्या ऑब्जर्व आप कर रहे हैं? और ये डिजिटल अरेस्ट, जितना ज्यादा हम सोच रहे थे कि अवेयरनेस बढ़ेगी उतने मामले कम होंगे और फ्रॉड में इन्वॉल्व मनी कम होगा, लेकिन यहाँ तो मामले भी बढ़ रहे हैं और उसमें इन्वॉल्व मनी भी लगातार बढ़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई चीज है ही नहीं हमारे लॉ में। जो क्रिमिनल लॉ है हमारा, इंक्लूडिंग जो बीएनएसएस जो बनाए गए हैं आज की डेट में, उसमें भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये जो है एक मनगढ़ंत धारणा जो है कुछ फ्रॉडस्टर्स ने बनाया है लोगों के दिमाग में, और वो डराने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो इन पर्सन उनके लिए आना बहुत मुश्किल है, और अपने आप को आइडेंटिफाई कराना और किसी को एक्चुअल में अरेस्ट करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो डिजिटल अरेस्ट और ऐसी चीजें बोल करके डराते हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, जो हमारा जो कानून है, अब जैसे अगर हम बीएनएसएस की बात करें, तो जो है अगर कोई भी ऐसी घटना होती है और अगर अरेस्ट होता भी है, तो 24 घंटे के अंदर जो है मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ता है। और अगर ये नहीं किया जा रहा है, तो वो सेक्शन 58 जो बीएनएसएस है उसका पूरे तरह से जो मुझे है नहीं लग रहा। वायलेशन है। और ये, हाँ, और ये लोगों को मैं जानकारी के लिए जो है बता रहा हूँ कि ये जो है 24 घंटे का उसमें क्लियर जो है कानून है। और अगर कोई आपको होटल में कहीं पे अगर जो है जबरदस्ती रख रहा है, तो वो बिल्कुल गलत, अनलॉफुल किया जा रहा है। आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, और बिना प्रोड्यूस किए जो है वो बिल्कुल इलीगल डिटेंशन है। वो इसका मतलब है कि वो कुछ गलत तरीके से जो है ये काम को किया जा रहा है, अरेस्ट के काम को, जो कि कानून जो है बिल्कुल अलाउ नहीं करता है। दूसरी बात कि जब उनको प्रोड्यूस किया जाता है मैजिस्ट्रेट के पास या जो भी कंसर्न ट्रायल कोर्ट है, तो वो जो पर्टिकुलर कोर्ट है वो डिसाइड करता है कि इसके कस्टडी को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, अंडर सेक्शन 187 ऑफ बीएनएसएस जो नया कानून है। अदरवाइज अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, इसको नहीं बढ़ाना है, तो वो या तो जुडिशियल कस्टडी में भेजेगा, और उसके बाद जो है उसका बेल जो है अप्लाई किया जा सकता है। तो इस तरीके के प्रोसेस है। दूसरी बात कि अगर फोन आता है और इस तरह से परेशान किया जाता है, तो बिल्कुल वो जो व्यक्ति है जिसको परेशान किया जा रहा है, उसको लॉ में जो है उसके पास पूरी तरह से राइट्स है कि वो किसी भी लीगल कंसल्टेंट को जो है आर्टिकल 22(1) में जो है प्रोविजन है, उसको फंडामेंटल राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है किसी काउंसिल को हायर करके। और यही नहीं, बल्कि सेक्शन 47 जो है अभी बीएनएसएस का, उसके हिसाब से भी जो है ये उसको पूरी तरह से राइट है कि वो अपने डिफेंस में जो है किसी अच्छे काउंसिल को, लीगल जो उसको लीगल सपोर्ट कर सके, ऐसे व्यक्ति को जो है वो अपॉइंट कर सकता है, ताकि उसको जो है डिफेंड किया जा सके।
तो ऐसा नहीं कि कानून जो है हर तरीके से एक्यूज्ड के लिए भी, जो आरोपी अगर किसी को बनाया जाता है तो उसके लिए भी सारे कानून रखे गए हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके लीगल एड के लिए, उसके हेल्प के लिए। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो घबरा जाते हैं या उनको लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। और जो तीसरी और चौथी जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि अगर कोई उनसे पैसे माँग रहा है और बोल रहा है कि आप इस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, तो इसका क्लियर मतलब है कि वो फ्रॉड है। क्योंकि अगर सीबीआई हो या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, वो कभी भी इस तरह से किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात करेगी ही नहीं। अगर उसको लगेगा कि कोई इलीगल ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट में हुआ है एक्यूज्ड के, तो वो उसको जो है फ्रीज करेगी, या फिर कोर्ट से जो है प्रॉपर ऑर्डर लेकर के इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। वो अपने मर्जी से पैसे को कहीं पे भी ट्रांसफर करने के लिए वो कोई भी जो है ऑर्डर एब्सोल्युटली, बहुत या सारे इंस्ट्रक्शन नहीं दे पेचीदगियां सकता है। हैं इस तरह के मामलों में, लेकिन ये कानूनी पक्ष है और कानूनी पक्ष तब शुरू हो जाते हैं जब फ्रॉड हो जाता है, जब किसी के साथ इस तरह के वाकये पेश जी। आ जाते हैं। डॉक्टर मुकेश चंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीपी गोवा और जाने माने साइबर मामलों के एक्सपर्ट। डॉक्टर चंद्रा, सर इस मामले में क्या ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी, और कुछ समझ पा रहे हैं, हम सीख पा रहे हैं, या हम डाल तो फ्रॉडस्टर पात? देखिए दीपक, सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें बात है कि ये इंसानी जो जज्बात हैं इनका फ़ायदा उठाते हैं। और जैसा हम देखते हैं समाज में कि पुलिस, सीबीआई, ईडी का एक डर है और उसी डर को ये भुनाने की कोशिश करते हैं। चाहे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम पे आपके नाम पे सिम कार्ड चल रहे हैं, चाहे आपके पार्सल आपके नाम से जा रहा है जिसमें ड्रग्स हैं वगैरह वगैरह वगैरह, और उसके बाद ये वो डर दिखाते हैं कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो समझने की वो ये है कि जनता को ये विश्वास होना चाहिए कि अगर उन्होंने कोई चीज़ गलत करी नहीं है तो उन्हें किस चीज़ का डर है। दूसरी बात ये कि सीबीआई, ईडी और उनके डायरेक्टर्स के नाम और उनके नाम से जो फर्जी कागज़ बना के भेजते हैं, ये इस तरह का कोई कार्रवाई कभी होती नहीं है। फिर कभी कभी मुंबई पुलिस का भी जिक्र करते हैं कि वो मुंबई पुलिस का एक पुलिस स्टेशन दिखाते हैं, डिजिटल अरेस्ट करते हैं। डिजिटल अरेस्ट का कोई कंसेप्ट भारतीय कानून व्यवस्था में कहीं नहीं है। और जैसा अभी मुझसे पहले वो बता रहे थे कि जब कभी भी कोई अरेस्ट या कोई लीगल कार्रवाई पुलिस करती है तो इसका एक प्रोसीजर है, उसके अंदर बेसिक जानकारी अगर सबको है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, आपके अरेस्ट के आपको हक है जानने का कि आपको किस वजह से अरेस्ट किया जा रहा है। ये सारा फर्जीवाड़ा दूर बैठ के ये लोग कर रहे हैं। और क्योंकि इंसान में, आम नागरिक के अंदर एक डर बैठा हुआ है कहीं ना कहीं कि मैं सही हूँ तब भी हो सकता है पुलिस मुझे तंग करे या हो सकता है कोई और एजेंसी तंग करे, इसके वजह से ये फ्रॉड पॉसिबल हो पाता है। और इस डर को वो भुनाते हैं और आपसे पैसे जो हैं वो किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम पे। अब दूसरी बात ये है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम में जब पैसे जा रहे हैं, वो तो किसी पर्सनल अकाउंट में कुछ लोगों के पैसे जा रहे हैं। तो इसमें अगर जरा सी भी हम कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो इसको पहचानना बहुत आसान है जी। एक तो जैसा मैंने बताया कि पुलिस की फंक्शनिंग इस तरह की नहीं है, ईडी सीबीआई की फंक्शनिंग इस तरह की नहीं है, डिजिटल अरेस्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है, और किसी के पर्सनल अकाउंट में पैसे जमा कराने का तो कोई सीजर सिस्टम है ही नहीं। वो सीजर होगा तो आपके बैंक अकाउंट का सीजर होगा, वो भी कानूनी प्रक्रिया के थ्रू होगा, और उसके लिए आपको कहीं किसी पैसे को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपने आप करती हैं। राइट सर, राइट। तो दो चीजें ये हैं जो इसमें समझने की हैं कि यानी कि ह्यूमन इमोशंस का फायदा उठाकर, पहली बात, और दूसरा जो एक इंसान के अंदर डर होता है। लेकिन एक वैलिड बात डॉक्टर चंद्रा ने उठाई कि आप डर किस बात कर रहे हैं। अगर आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है तो फिर डरने की कोई दूसरी बात है नहीं। और अगर आपके मन में कोई डर ऐसा बैठा हुआ है तो स्वाभाविक रूप से उसे मैनिपुलेट तो किया जाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि बड़े शातिर होते हैं ये लोग, ये आपकी साइकी के साथ खेलते हैं, और स्वाभाविक रूप से कोई भी एक सामान्य नागरिक इस तरह के कॉल से डरना भी लाजमी है, स्वाभाविक है। तो क्या किया जाए, समाधान क्या हो, इस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद करेंगे चर्चा। तीनों मेहमान मेरे साथ बने हुए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से ईडीआई सीबीआई के नाम पर जालसाज जो हैं वो धोखाधड़ी के काम में लगे हुए हैं। ताज़ा मामला एक जाने माने उद्योगपति के साथ हुआ है। अमाउंट बहुत बड़ा इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन जब अमाउंट बड़े होते हैं, नाम बड़ा होता है, तो फिर मामले उजागर हो जाते हैं। लेकिन न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जिनके साथ कम अमाउंट की धोखाधड़ी हो रही होगी और वो शर्म के मारे शायद सामने भी नहीं आते कि कहीं दुनिया उन्हें बेवकूफ़ न समझे। तो एक स्टिग्मा भी है इससे जुड़ा हुआ। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि बढ़ते हुए इन मामलों को कैसे रोका जाए। डॉक्टर माली, सर कुछ उपाय बताएं, क्या किया जाए पॉलिसी लेवल पर, अवेयरनेस लेवल, एक इंडिविजुअल के लेवल पर। तो सर एक ऐसी बात है कि जब तक किसी का मन में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं हुई कि डरना नहीं है, पर उसका इंतज़ार हम नहीं कर सकते। ऐसे कॉल्स ना आए या आने के साथ ही वो आइडेंटिफाई भी हो जाएं, ऐसा कुछ हो सकता है क्या सर? तो पहले तो मैं आपका अवेयरनेस वाला मुद्दा लेता हूं कि ये जो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर्स को साइबर क्राइम, जो नए साइबर क्राइम के बारे में अवेयर करना बहुत जरूरी हो गया है। तो खास सिर्फ सीनियर लोगों को साइबर क्राइम अवेयरनेस। दूसरी चीज जो है कि ये जो टेलीकॉम के जो अभी नई रूल्स आ रहे हैं, कल से जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स, और जो एक स्पेसिफिक नंबर है जिससे कॉल करेंगे सारे टेली मार्केटर्स लोग हैं, ये शायद ऐसी कॉल्स में कमी ला सकता है। लेकिन डिजिटल अरेस्ट वाला जो ये मामला अभी हो रहा है, इसको कम करने के लिए सिर्फ अवेयरनेस एक साधन है। दूसरा, अगर टेलीकॉम कंपनियां एक फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें ये तय हो कि एक ही नंबर से एक नंबर पे कहीं ज्यादा देर तक बोला जा रहा है, अगर ये फोन पे बात हो रही है तो अगर वो उस अलर्ट रेज कर पाए कि एक नंबर से या ये नंबर से कई नंबरों पे फोन किया जा रहा है, कई घंटों तक बोला जा रहा है, क्योंकि ये डिजिटल अरेस्ट में अक्सर ये होता है, जो रेड फ्लैग है वो उस नंबर के साथ में कई घंटों तक फोन चालू रख के बोलते रहता है। वो बाहर भी जाता है, टॉयलेट भी जाता है, तो फोन हाथ में रखने को कहता है। तो ये जो इंटेंसिटी ऑफ कॉल है, अगर इसको मॉनिटर करके फ्रॉड रेज कर सके, और जो केवाईसी के द्वारा इनके पास प्रोफाइल तो होती है कि ये सीनियर सिटीजन है कि नहीं, खासकर सीनियर सिटीजन के लिए, अगर सीनियर सिटीजन इतने टाइम फोन पे ज्यादा बात कर रहे हैं, ऐसा अगर कुछ मालूम पड़े और ये एआई के द्वारा अगर मालूम कर सके, तो आई थिंक ये सबसे बेटर होगा। एब्सोल्युटली। आशुतोष जी, अभी जैसा आप लोगों ने बताया कि कानून में ऐसी कोई बात अभी कुछ ऐसा है नहीं, तो फिर रास्ते क्या हों? क्या कानूनों में संशोधन किए जाएं, पॉलिसी इंटरवेंशंस किए जाएं, या फिर हम इंडिविजुअल अवेयरनेस के भरोसे ही चलते रहेंगे? नहीं, मैंने ये कहा कि कानून में कोई प्रोविजन नहीं है डिजिटल अरेस्ट के लिए। तो ये जो धारणा है लोगों में या जो डर जाते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई कानून में है ही नहीं प्रोविजन, तो आपको कोई ऐसे डरा नहीं सकता। तो आपको जो है, पहले तो देखिए जो बेसिक लॉज हैं उसकी थोड़ी जानकारी भी जरूरी है। मैंने पूरा जैसे पहले प्रोसेस बताया कि उसी प्रोसेस के तहत ही जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है काम करती है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऐसा नहीं है कि उनको एब्सोल्यूट पावर्स दिया हुआ है, उनको भी सारे रूल्स जो हैं बीएनएसएस के जो है फॉलो करने पड़ते हैं कोई भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे। और देखिए जहां तक अभी अगर आप देखें तो ये मामला सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड से तक सीमित नहीं है। आप देखिए कि इसमें कितना सीरियस इशू है कि जो है सीबीआई को कोई इम्पर्सोनेट कर रहा है। सीबीआई जैसी इतनी रिप्यूटेड एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारे देश में इतने सालों से, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और साथ में देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने वारंट इशू किया है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट के भी ऑर्डर्स को जो है मिसयूज किया जा रहा है या उसमें फॉर्जरी की जा रही है। अब हम देखें तो ये सब अलग से एडिशनल पनिशेबल ऑफेंसेस हैं। अब जैसे जो है कोर्ट का अगर आप देखें कोई भी ऑर्डर या डॉक्यूमेंट को अगर कोई इस तरह से प्रोड्यूस करता है फॉर्जरी करके, तो जो है सेक्शन 337 जो है बीएनएस का जो 7 साल तक का उसमें पनिशमेंट है। और ऐसे ही जो है मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड है उसके अलावा भी बहुत सारे क्राइम्स इससे जुड़े हुए हैं, और जो कि बहुत ही संगीन मामला है। क्योंकि अगर आज किसी को नोटिस आए तो पहले वो ये देखेगा कि ये नोटिस जो आया है मतलब सीबीआई का या कोर्ट का, तो ये रियल है या ये फेक है। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे सिटीजन्स के लिए। तो इस पे मुझे लगता है कि पुलिस ने देखा जाए तो इस पर्टिकुलर इशू में बहुत अच्छे से काम किया भी है, रिकवरी भी करी है। और
मुझे लगता है इसमें उनको ये देखना पड़ेगा कि ये थ्रेड कहाँ-कहाँ तक जा रहा है और कितने ये आपने सारे लोग सही कहा इन्वॉल्व कि हैं इसके देखिए अंदर। अगर आप मामले को रिपोर्ट कर देते हैं तो देखिए ये केस ये बताता है कि रिकवरी भी पॉसिबल है। आज से 6 महीने पहले जब हम इस मुद्दे पर चर्चा करते थे तो रिकवरी के मोड्स बड़े ही एक्सपर्ट्स का भी यही कहना होता था कि साहब रिकवरी करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मनी की ट्रेल करना और ऊपर से ये पैसा जब तुरंत बाहर चला जाता है ऐसे अकाउंट्स में चला जाता है जहां तक पहुंच नहीं हो पाती, तो इस केस में थोड़ा सा एक उम्मीद जरूर जगी है। लेकिन ओवरऑल डॉक्टर चंद्रा, आपको फिर समाधान क्या है सर, अगर आप कुछ बातें बता पाएं समाधान के रूप में? देखिए, जैसा अभी आशुतोष ने बताया कि विक्टिम की साइड से जो अवेयरनेस है वो एक अपना एक कार्रवाई है, लेकिन सबसे ज़रूरी जो कार्रवाई है वो दो बात मैं पहले भी कई बार इस तरह के प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ कि फर्जी तरीके से सिम कार्ड इशू कराया जाता है और फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाए जाते हैं। इनको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। इनकी रिपोर्टिंग होती है, पहली बार जब रिपोर्ट होता है उसी वक्त उस मोबाइल को बंद किया जाए और उसी वक्त उस बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जाए और जो लोग उसके पीछे हैं उनको पकड़ा जाए। हाँ, हर बार हम विक्टिम से ये कहते हैं कि वो सावधानी ले, लेकिन जो क्रिमिनल है उसके मन में कोई डर पैदा नहीं होता है। एक तरह से देखा जाए, बिल्कुल आशुतोष सही कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई की इज्जत का भी सवाल है। उनका नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है, उनके नाम का मिसयूज करके लोगों को डराया जा रहा है और ईडी और सीबीआई के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी भी संज्ञान लेकर इसको पकड़ने की कोशिश करें तो ये पूरा नेटवर्क बड़े आसानी से काबू किया जा सकता है। अभी क्या हो रहा है कि स्टेट पुलिस अपने अपने लेवल पे इसको कर रही है, इनके तार पूरे देश में और विदेशों में जुड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्टेट पुलिस, ईडी, सीबीआई सभी इसमें मिलके ऐसा माहौल बनाए कि अपराधी अपराध करते हुए 10 बार सोचे कि मैं करूंगा। एक मेरी कॉल अगर इस तरह की गई तो मुझे 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर कॉल करते वक्त ही वहां से पकड़ा जाएगा जहां वो बैठा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि सावधानी अपनी जगह है, लेकिन अपराधी के मन में डर पैदा होना चाहिए कानून का, ये भी करना बहुत जरूरी है। और जो हमारे टेलीकॉम सिस्टम में जो लूप होल्स हैं, जो बैंकिंग सिस्टम में जो लूप होल्स हैं, उनको भी ठीक करने की जरूरत है ताकि ये जो सिम कार्ड्स हैं और बैंक अकाउंट्स हैं, दो जो इस्तेमाल करने वाले जो हथियार है, जो ये साइबर क्रिमिनल्स हथियार इस्तेमाल करते हैं, इनकी अवेलेबिलिटी, इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो बंद होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ इसको अच्छे तरीके से काबू में किया जा सकता है। एक चीज क्विकली मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर किसी व्यक्ति को इस तरह का कॉल आए तो आपका एक लंबा अनुभव है इस तरह के केसेस का, क्या करना चाहिए उसका पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए? और अगर वो माना थोड़ा लेयर में फंस चुका है, बाद में उसको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे बाहर निकल जाना चाहिए इससे, तो उस वक्त क्या करें? सबसे पहला काम यह है कि हमने सभी इस तरह के प्रोग्राम्स में बताया जाता है कि आइडेंटिफाई करना कि कैसे इसको फर्जी कॉल को आइडेंटिफाई करना। जैसे ही आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, आप तुरंत उस कॉल को काटिए और जो cybercrime.gov.in का जो पोर्टल है उस पर रिपोर्ट कीजिए। आजकल उसमें यह सुविधा भी मौजूद है कि आपके साथ पूरा फ्रॉड नहीं हुआ, कोशिश की गई है, फिर भी आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और फिर आगे की कार्रवाई जो पुलिस है उनकी बनती है कि उस नंबर पर जिससे अटेम्प्ट किया गया उसको इमीडिएटली ट्रेस करें, उसको लोकेट करें, उसके खातों की जानकारी लें और उसको बंद करवाएं। दूसरा जो बात है कि अगर आपके साथ कोई दुर्घटना इस तरह की हो गई है, आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, तो सबसे इमीडिएटली विदिन 3 आवर्स, जो 3 घंटे के अंदर जो गोल्डन आवर पीरियड है, उसमें 1930 को कॉल करें और आपने सारे बैंक अकाउंट्स की जो ट्रांजैक्शंस की हैं उनको दिए, इमीडिएटली उनको पास ऑन करें ताकि उस बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जा सके और आगे की कार्रवाई की जाए। 1930 बहुत ही इफेक्टिव मैकेनिज्म है, मैंने खुद भी इसका इस्तेमाल किया है। मेरे जो मेरे संपर्क में आने वाले लोग हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनको मैंने इसकी सलाह दी है और इस पर तुरंत कार्रवाई होती है। बहुत एलेबोरेट सिस्टम होम मिनिस्ट्री ने ये बनाया हुआ है और मैं समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी अगर आपने इसको रिपोर्ट किया तो अपराधी को पकड़े जाने के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं। और सबसे ज्यादा है कि अवेयरनेस और रिपोर्टिंग, ये दो ऐसे हथियार हैं आपके पास। पहला तो सेल्फ अवेयरनेस और दूसरा है रिपोर्टिंग। अगर हो गया तो आपको रिपोर्ट करना है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा। भूल जाइए कि आपकी क्या बदनामी होगी या नहीं होगी, लेकिन आप अपने पैसे तो रिकवर करवा सकते हैं, आप न जाने कितने और जो पोटेंशियल जो फ्रॉड का शिकार होने वाले लोग हैं उनकी भी जानो माल का नुकसान होने से बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। डॉक्टर मुक्तेश चंद, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर प्रशांत माली, थैंक यू सो मच सर। आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।
आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।